वास्तविक संख्या चल रही है, मैंने यूक्लिड विभाजन पर में आपको करा चुके हैं, उसके क्वेश्चन करा दिए हमने, आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो के नीचे जाकर रेड कलर में चैनल सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दे और उसके पास में बेल आइकन है उसे दबा दे, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, करते हैं हम स्टार्ट वीडियो को भाई। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 की फॉर्म में होता है। तो कोई भी पूर्णांक है हमारे पास, उन सभी का वर्ग इन दोनों की फॉर्म में आएगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो माना a व b कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ a क्या है हमारा 3 से विभाज्य है, a क्या है 3 से विभाज्य है, ये a है भाई, a 3 से विभाज्य है। a को 3 से विभाज्य इसलिए लिया कि हमने यहाँ देख रहे हैं एक 3 से विभाज्य a है ना, इसलिए लिया। यानी अब हम लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन पर में क्या है हमारी a = bq + r, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से क्या कह सकते हैं हम कि a = 3 से विभाज्य है तो 3q + r, इस तरह से लिख दिया भाई हमने। ठीक है, और हमारा आपको पता ही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में r क्या होता है, 0 के बड़ा और बराबर b से छोटा, और b की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो r क्या हो जाएगा 0 से बड़ा और 3 से छोटा, जहाँ r जो है वह हमारा 0 से बड़ा और 3 से छोटा है, इसलिए r = क्या हो जाएगा 0, 1 और 2, यानी r की वैल्यू 0 से और 3 के बीच में है, 3 नहीं है। तो इसलिए हम एक को क्या लिख सकते हैं, a = क्या लिख सकते हैं, r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, आप पहले 0 पुट कर दोगे तो 3q आ जाएगा, जब r की वैल्यू 1 पुट करोगे आप यहाँ पे तो 3q + 1 हो जाएगा, और यदि r की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करते हो तो 3q + 2 हो जाएगा भाई, यानी ये हमारा a आ गया। अब हमें इन्हें को लेना है और स्क्वायर करके प्रूफ करना है कि वो इस रूप में ही आते हैं। सबसे पहले हमने लिया a = 3q, सबसे पहले क्या ले लिया हमने a = 3q, और उसका वर्ग करने पर a = 3q वर्ग करने पर इसका वर्ग कर दिया हमने, फिर वर्ग कर दिया तो क्या मिला हमें यहाँ पर 9q² हो गया, यानी a² = हम लिख सकते हैं 3 × 3q², 9 को यानी 9 को लिख दिया 3 × 3q², और इसे हम ले लेते हैं m, माना m बराबर है 3q², इसको हमने क्या मान लिया m, तो a² = कितना आ गया 3m, क्यों मान लिया, क्योंकि ये क्या है कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ m कोई बता ही दिया इन्होंने पहले ही, m क्या है कोई पूर्णांक है, m कोई पूर्णांक है, इसीलिए हमने 3q² को क्या मान लिया m, q² है तो धनात्मक पूर्णांक होगा। तो हमारा पहले वाला जो है ये किस फॉर्म में आ गया 3m की फॉर्म में। इसी तरह से हम दूसरा लेते हैं a = 3q + 1, ये वाला लेते हैं भाई, इसका भी स्क्वायर कर दिया हमने, दोनों साइड का स्क्वायर करा तो क्या मिला हमें 9q² + 1 + 6q, a + b के होल स्क्वायर से हमने इसका फॉर्मूला खोल दिया। ये 3q हमारा a है और ये 1 हमारा b है, तो a + b के होल स्क्वायर से फॉर्मूला खोल दिया हमने, a² + b² और 2ab। इस 6q को इसके साथ लिख लो आप, 9q² + 6q + 1,
यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं भाई। हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा हमारा 3q² प्लस 2q प्लस 1 और इसे क्या बोल देते हैं m। ये क्या हो गया हमारा m, तो 3m प्लस 1 बन गया। जहाँ माना यहाँ पे लिख देते हैं माना m इजिकल टू है 3q² प्लस 2q और जहाँ m क्या है एक पूर्णांक है, यानी इसे हम m 3q² प्लस 2q को क्या लिख दिया हमने m और m क्या है एक पूर्णांक है। इसी तरह से अब हम थर्ड नंबर को ले लेंगे भाई। ये हमारा जो है यानी पहले वाले को हमने जब लिया 3q को तो वो किस फॉर्म में आ गया, किस रूप में आ गया 3m के रूप में। जब हमने 3m प्लस 1 ले लिया तो वो 3q प्लस 1 लिया तो वो 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं माना a इजिकल टू है 3q प्लस 2। इसे ले लेते हैं हम a इजिकल टू 3q प्लस 2। इसको भी देखते हैं किस रूप में आता है भाई। जब वर्ग हम इसका कर देते हैं, कहते हैं ना वर्ग करने पर, तो हमने एक इसका वर्ग कर दिया a² इजिकल टू हो गया 3q प्लस 2 का स्क्वायर, यानी a² इजिकल टू क्या आ जाएगा भाई हमारा 3q का a और b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से 9q² प्लस 4 प्लस 3 टू जा 6 टू जा 12q। आप लिख सकते हैं इसे 9q², 12 को q को पहले लिख लीजिए और 4 को क्या लिख देंगे 3 प्लस 1, इसलिए क्योंकि 3 कॉमन ले लेंगे फिर हमसे यहाँ से। इन पहले 3 में से हमने 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ गया हमारा भाई a² इजिकल टू, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो 3q², 3 चौक 12q प्लस 1 और प्लस लास्ट का 1 आ गया। ठीक है भाई। अब हम इसको क्या कह देंगे फिर से m, क्योंकि m क्या है कोई पूर्णांक है और ये हमने अब क्या मान लिया m मान लिया। माना m इजिकल टू है 3q² प्लस 4q प्लस 1, तो हमारा a² किस फॉर्म में किस रूप में आ गया 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। यानी हमने जब भी कोई भी पूर्णांक लिया, धनात्मक पूर्णांक लिया, जैसे लिया 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, तो वो किस रूप में आ गया वर्ग होने के बाद 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। तीनों को हम देखा है कि तीनों किस रूप में आ गए 3m प्लस 1 के रूप में आ गए भाई। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सो एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी कोई भी पूर्णांक जब हम उसका वर्ग करते हैं तो वो किस रूप में आता है 3m और 3m प्लस 1 के रूप में आता है। यहाँ पर लिख देंगे नोट आप। अतः जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करते हैं तब वह 3m तथा 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त होता है। यानी जब हम किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो हमें किस रूप में प्राप्त होगा 3m और 3m प्लस 1 के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है भाई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक तरफ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है ये कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं यानी यूनिक होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास 6 है, 6 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए 2 और 3,
तो ये क्रम नहीं होता, इसमें क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं, यानी यूनिक है, क्रम नहीं होता यूज इसमें। हम 3×2 लिखेंगे, 3×2 लिखेंगे, तब भी हमारे क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है ना भाई। तो अब अभाज्य संख्या क्या होती है ये भी पता होना चाहिए आपको। अभाज्य संख्या वह कहलाती है जो 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड होती है, यानी 1 से और स्वयं से भाग दी जा सकती है, जिसको वो हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 है ये संख्या क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब नंबर कैसे है, जो स्वयं से कटते हैं और 1 से कटते हैं। तो ये सब नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। इसी तरह से एक दूसरी बात भी हम कह सकते हैं कि वह नंबर जो स्वयं के टेबल में आता है, यानी स्वयं के पहाड़े में आता है, बस अपने ही पहाड़े में आए और किसी के टेबल में या पहाड़े में नहीं आता, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यही इसका मतलब है। जो यदि इन्होंने कि जैसे 6 है हमारा, या एक और एग्जांपल ले लो, हमारे पास 12 है, तो 12 के हम अभाज्य गुणनखंड क्या कर सकते हैं, 2 × 3। तो यह अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका क्रम नहीं यूज कर सकते हम। क्या हम इस तरह से लिख दें 3 × 2, तब भी ये 12 होगा। ठीक है ना। तो यानी किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही आधारभूत प्रमेय अंकगणित की। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्या है भाई हमारी एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित, दूसरी एक्सरसाइज है हमारी, पहले हम करा चुके हैं, दूसरी एक्सरसाइज है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी प्राइम फैक्टर के रूप में हमें लिखना है ऐसे भी। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसका 140 उसके अभाज्य गुणनखंड लिखने में। अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना है उसे। तो किस तरह ले सकते हैं 140 को भाई, हम सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। अभाज्य संख्या पहली क्या है 2, तो 2 से डिवाइड किया यानी भाग दिया, 2 7 14, 40 ही आ गया। 2 से 7 को भाग दे दिया, 14 को भाग दिया, 2 7 14। फिर हम 2 से भाग कर सकते हैं इसे, तो 2 से 2 3 6, 1 बच गया 10 हो गया, 2 5 10। क्या आप 2 से अब भी काट सकते हैं, नहीं। अब हम किससे काटेंगे, 3 से देखेंगे, 3 से चेक करेंगे हमसे डिवाइड कर सकते हैं नहीं, 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकता ये। तो अब किससे चेक करेंगे, 5 से। तो 5 से चेक कर सकते हैं, 5 से चेक किया, 5 7 35, 7 एकम 7। तो हमारे फैक्टर क्या आ गए इसके, प्राइम फैक्टर ही अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 5 × 7, 1 तक की करते चलते हैं जब तक कि 1 नहीं आ जाए। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 × 2 और 5 × 7, यानी 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं भाई साहब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी इसी तरह से डिवाइड कर लेंगे हम। ठीक है ना। और थर्ड वाला है, इसे और देख लेते हैं कैसे लिखते हैं हम प्राइम फैक्टर में भी। जो थर्ड है हमारा 3825, 3825, इसके भी हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड। देखिए 3825 को किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है ना। इसके अंत में क्या है, विषम संख्या है। जब अंत में विषम संख्या होती है तो वो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो अब हम किससे चेक करेंगे, 3 से। और 3 से चेक करने का क्या रूल है कि 3 से डिवाइड हो सकती है। इन संख्याओं को जोड़ कर देख लो भाई, यदि इन संख्याओं का जोड़ 3 से कट जाता है तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखो 8 3 11, 2 11 और 2 13 और 5 18, तो 18 यानी इन चारों नंबर का सम कितना हो गया, 18 हो गया। 18 3 से कट जाता है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। कुछ डिवाइड के रूल है हमारे, है ना। तो 3 से इसे भाग कर देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गए 22 हो गए, 3 7 21, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15। इस तरह से डिवाइड कर देते हैं हम। अब फिर चेक कर लेते हैं, 3 से कट जाएगा, नीचे कट जाएगा ये। अब भी इनका सम कितना आता है 15, तो भी 3 से कट जाता है 15, 3 से 5 कट जाता, 15 कट जाता है ना, तो इसलिए 3 से भी कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। क्या अब भी ये 3 से कटेगा, नहीं, अब ये 3 से नहीं कटेगा। देखो 4 2 6 और 5 11, तो 11 थोड़ा कटता है 3 से, इसलिए अब किससे काट देंगे, इसे 5 से।
अब इसे 5 से काट देते भाई, 5 अट्ठे 40, 2 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से कट जाएगा अब ये, 5 एकम 5, 3 बच के 35, 5 सतह 35 और अब 17 से कट जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या गए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है भाई, सभी को समझ में आ गया। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। और संख्या क्या है हमारी, संख्या क्या है भाई, कोई भी संख्या ले ले, हम लिख लेंगे अभी। चलो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं, संख्या भी लिख लेंगे अपनी। पहले हम एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। वैसे तो आपका सब पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी दोबारा एक बार रिवीजन करा देते हैं कि एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है, यानी में से कहलाता है। आप समझ सकते हैं जैसे हमारे पास 12 और 18 है, 12 और 18 को कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन्हें पूरा पूरा डिवाइड कर दे। जैसे कि हम कह सकते हैं 6 6 18, 6 6 दूनी 12, 6 18, तो 6 दोनों संख्या को काट सकता है। 6 से ऐसी कोई भी बड़ी संख्या है नहीं जो 18 को और 12 को डिवाइड कर सके। 6 से छोटी संख्या है 2 और 3, लेकिन हमें क्या लेनी है, बड़ी से बड़ी संख्या। समझ में आ गई भाई बात। अब आगे बात चलती है किसकी, लैसे की, यानी LCM। तो हम इसको कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। यानी पहले तो इन संख्याओं को काट रहे थे हम, मैसे में तो इन संख्याओं को काटते हैं और लैसे में ये संख्या उस संख्या को काटते हैं जो लैसे आएगा। यानी 12 और 18 किस संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, और वो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सी नहीं, छोटी से छोटी को। तो आप बोल सकते हैं कि 12 और 18 किसको डिवाइड कर देते हैं भाई, 36 को। 12 3 36 और 18 दूनी 36। बड़ी से बड़ी संख्या तो आ जाएगी, 54 भी कट जाएगा दोनों से, और उससे बड़ा भी फिर कट जाएगा। लेकिन हमें लेनी है छोटी से छोटी संख्या जो जिसको ये दोनों पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, एक तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो गया भाई बात। तो भाई देखिए लेसर और मैसे बताने के बाद अब हम आते हैं फॉर्मूले पर। लेसर मैसे और दो संख्याओं के बीच में एक रिलेशन होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, जो भी हमारे पास दो संख्या है उनका गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम, नहीं लैसे गुणा में से बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है कि दो संख्या है, मान लो हमारे पास ए और बी है, तो ए और ए व बी का गुणनफल यानी ए मल्टीप्लाई बी। दो संख्या हमारे पास क्या है, ए और बी, तो ए मल्टीप्लाई बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी लैसे गुणा में से। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यदि एक संख्या दी हुई है और लैसे दिया और में से दिया है तो भी दूसरी संख्या निकाल सकते हैं, या दो संख्या दी हुई है और एचसीएफ दिया तो एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन करते हैं हम अपना। ये कह रहा है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किसका, 26 और 91 का, और फिर ये फॉर्मूला भी वेरीफाई करना है हमें। ठीक है भाई, तो क्या करना है पहले देखते हैं। पहले आप 26 के फैक्टर कर लेंगे भाई, तो 26 के आप 26 के फैक्टर करोगे तो पहले से 2 से भाग दोगे 13 आ गया, और 13 से भाग दे दोगे 1 आ गया, तो फैक्टर आपके आगे 2 गुना 13। फिर आप 91 यानी 91 के फैक्टर करोगे, तो 91 के फैक्टर करोगे तो क्या जाएगा, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा ये, तो किससे होगा, 13 से हो जाएगा ये। 13 से डिवाइड कर लो, 13 7 91, 7 एकम 7, 7 से भी डिवाइड हो जाता, पहले 7 से कर लेते, हमें 13 से दिख रहा था, हमने 13 से कर दिया। तो आपका 91 के जो फैक्टर आए वो 7 मल्टीप्लाई 13 आ गए, 7 गुना 13। अब में से क्या होता है, यानी HCF। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर, जो इनमें दोनों में कॉमन है ना गुणनखंड होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा HCF कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 13 दोनों में है, 13 किस में है, दोनों में, तो 13 हमारा क्या आ गया भाई, HCF हो गया। यानी 13 26 को भी काट सकता है, 91 को,
वह बड़ी से बड़ी संख्या है 13 जो इन दोनों को काट सकता है। ठीक है भाई। अब बात आती है किसकी, एलसीएम की। एलसीएम भी निकालना है हमें। तो एलसीएम किस तरह से निकालते हैं देख लेते हैं, यानी ले से। तो एलसीएम किस तरह से निकालते हैं, पहले वाले नंबर के जो पूरे फैक्टर है आप वो लिख लो सभी, 2 और 13 यानी 2 गुणा 13 लिख लिया। पहले वाले नंबर के सारे फैक्टर लिख लो आप, दोनों गुणनखंड जो है। दूसरे वाले फैक्टर के जो दूसरे वाला संख्या है 91, उसके जो फैक्टर है गुणनखंड है उनकी कंपेयर करो, जो इसमें से उसमें आ चुका है उसे तो नहीं लिखना, लेकिन जो नहीं आया उसे लिख देंगे हम। जैसे हम यहाँ पे 7 है, लेकिन 7 हमने यहाँ पर नहीं लिखा भी, तो 7 लिख दो जी। अब 13 है, 13 यहाँ पे आ चुका, वहाँ पे भी आ चुका, 13 यहाँ पे है और वहाँ भी लिख दिया, तो उसे दोबारा हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, दोबारा समझो। पहले वाले नंबर का जो 26 है, 26 के जो 2 फैक्टर है गुणनखंड है वे दोनों लिख लिए हमने। दूसरे वाले गुणनखंड की कंपेयर करी, जो 7 है, जैसे यहाँ पर लिख रहा 7 यहाँ नहीं आया था, जो हम ऐसे लिख रहे तो उसमें लिख दिया। 13 यहाँ पर है तो वहाँ पर दोबारा नहीं लिखेंगे। यदि पावर तो होती तो बड़ी पावर लिख देते। ये हमारा लेसे लिखने का तरीका है एक तरह से। तो आप इनकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, 13 दूनी 26 गुणा 7 छंग 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18, ये आ जाएगा 182। अब ये तो आ गया आपका लेसे और ये आ गया में से। अब हमें ये फॉर्मूला वेरीफाई करना है, ये वाला भाई, कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लेसे गुणा में से। किस तरह से कर लेंगे, ये तो फैक्टर मेथड से बता दिया हमने, में से और लेसे निकालना। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्याओं गुणनफल क्या है, 2 संख्या क्या है हमारी 26 गुणा 91। ठीक है भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा देखो भाई कि आ जाएगा 26 और 91 गुणा, चलो लिख लेते हैं अभी, 26 और 91 की गुणा करते हैं और फिर लिखते हैं इसको। 26 और 91 गुणा करते हैं 23 66, ये आ जाएगी, 26 से कम 26, इस तरह से आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड ले लो भाई, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, लेसे यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13। इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 13 दूनी 26, 13 104 और 2 6 10, 13 कम 13 10 23। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या पूछा था इसमें इसने हमसे, एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, 2 नंबरों का और 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो पहली संख्या का हमने एचसीएफ निकाल दिया, फिर एलसीएम दिखा दिया, फिर ये फॉर्मूला वेरीफाई किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। गुणनखंड के फैक्टर, गुणनखंड यानी फैक्टर मेथड से। तो सबसे पहले हम 12 के फैक्टर कर लेंगे भाई। 12 के फैक्टर आप सबको पता ही है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के गुणनखंड कर देंगे 3 गुणा 5। 21 के गुणनखंड कर देंगे 3 गुणा 7, 7 × 21, 3 × 5 = 15। अब इसमें आपको बताना है एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले सबसे पहले एचसीएफ लिख लेते हैं। एचसीएफ क्या बताया हमने, कॉमन फैक्टर, जो इनमें कॉमन गुणनखंड होगा। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा, वो बेनिष्ठ गुणनखंड बोल सकते हैं इनमें। तो कॉमन क्या है इनमें सब में, 3 सभी में कॉमन है। यहाँ 7 है तो अदर में नहीं है, 5 यहाँ है तो इन दोनों में नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 3 आ गया। अब बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम क्या बताया मैंने, पहले वाला नंबर आप पूरा उतार लो जिसके फैक्टर है, 2 गुणा 2 गुणा
3। अब दूसरे वाले से कंपेयर करो, जो इसका फैक्टर जो इसमें आ चुका उसे तो लिखना नहीं है, जो नहीं आया उसे लिख लेंगे। 3 है, 3 इसमें एक बार आ चुका तो उसे नहीं लिखेंगे। 5 नहीं आया तो 5 लिख देंगे। अब थर्ड नंबर वाले के फैक्टर के कंपेयर करो, इसकी दो दूसरे की तो कर दी, अब तीसरे का नंबर है। 3 इसमें आ चुका तो उसे नहीं लिखेंगे। 7 उसमें नहीं आया, यहाँ पर 7 कहीं है पे नहीं है तो 7 भी लिख देंगे। ये हमारा आ गया एलसीएम। ठीक है भाई, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 420। इसका एलसीएम जो आ गया 420 हो गया और एचसीएफ कितना हो गया इसका 3 यानी 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई अपना। हमें बताना है भाई कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n जो नेचुरल नंबर के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी 6 की पावर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 कोई भी पुट करें तो जब हम उसको सोल्व करें तो क्या उसमें इकाई का अंक 0 आता है, 6 पर 0 पर समाप्त होता है, ये बताना है हमें। मान लो जैसे इस तरह से कह रहा है 6 की पावर 1 तो 6 ही रहेगा, 6 की पावर 2 36 हो जाएगा, 6 की पावर 3 216 है। तो यहाँ पे लास्ट वाला अंक कहीं भी लास्ट वाला अंक क्या 0 आ सकता है, ये पूछ रहा हूँ हमसे। तो हम क्या कहेंगे भाई कि 6 की पावर n इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n। और कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब वह 10 से विभाज्य हो, यानी वो 10 से कटती हो, तो वो तभी हमारी संख्या 0 पर समाप्त होगी। या हम कह सकते हैं अथवा 2 गुणा 5 से विभाज्य हो, 2 गुणा 5 से विभाज्य हो, यानी किसी भी संख्या के फैक्टरों में 2 और 5 दोनों आना चाहिए भी, तभी तो वो हमारी संख्या किससे होगी 10 से विभाज्य होगी। लेकिन 6 के फैक्टर में 2 है 5 तो है नहीं, लेकिन 6 इजिकल टू 2 गुणा 3 के गुणनखंड में 5 नहीं आता। 6 के गुणनखंड में क्या है 2 और 3 आ रहा, लेकिन 5 नहीं आ रहा। इसलिए यह संख्या चाहे हम n का कोई भी प्राकृतिक मान रख ले 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके फैक्टर में हमें दोनों चीज लानी थी, 2 भी और 5 भी, या तो 10 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए। अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन हो गए भाई। यदि एक आध क्वेश्चन बचता होगा तो उसे भी हम करा देंगे। ठीक है, तो भाई आप बच्चों ये बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे चैनल वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होता है, लाल कलर में लिखा होता है सब्सक्राइब, उसको दबा दे और उसके साथ एक बेल आइकन है उसे भी दबा दे, जिससे नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें भाई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।